वेलकम टू माई चैनल। टुडे वी डिस्कस न्यू चाइनीज ड्रामा जिसका नाम है द टावर ऑफ विस्पर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रामा लैंड। लेट्स बिगिन पार्ट 1। प्राचीन साम्राज्य शिंग राजवंश। जहाँ सत्ता की गलियों में फुसफुसाहटें भी जाल बुनती थी, वही खड़ी थी एक ऊंची रहस्यमयी इमारत द टावर ऑफ विस्पर्स, जहाँ राज केवल सुने नहीं जाते थे बल्कि किस्मतें तय होती थी। इसी साम्राज्य में जन्मी थी लू इंगिंग, राइट्स मंत्री की बेटी। उसका बचपन रेशमी पर्दों, फूलों की खुशबू और संगीत की मिठास में बीता था। वह शालीन, बुद्धिमान और दिल से कोमल थी, लेकिन राजदरबार की दीवारों में छिपे षड्यंत्र उसे उस रास्ते की ओर ले जा रहे थे जहां उसका दिल और उसकी जिंदगी दोनों परख में आने वाले थे। लू इंगिंग के पिता लू झेंग सम्राट जुनचे के शासन में सबसे ईमानदार और आदर्शवादी मंत्री थे, लेकिन ईमानदारी वहां अपराध थी जहां सत्ता लालच से भरी हो। महल में प्रधानमंत्री गाओ तियन और महल की वरिष्ठ रानी मां मिलकर षड्यंत्र रच रहे थे ताकि लू परिवार को खत्म किया जा सके। इंगिंग को इसका अंदेशा नहीं था। वह अपने दिन चित्रकला, वीणा और कविता में बिताती थी। उसकी सबसे प्रिय जगह थी महल की सबसे ऊंची मीनार टावर ऑफ विस्पर्स, जहां से वह अक्सर देखती क्या नीचे की दुनिया में सब सच्चा है। एक दिन शाही समारोह में उसकी मुलाकात हुई जुनचे से। तब वह अभी राजकुमार था, युवराज बनने की तैयारी में, आंखों में तीव्रता और हृदय में महत्वाकांक्षा लिए। इंगिंग ने जब पहली बार उसे देखा तो उसे लगा जैसे वह किसी ठंडी चट्टान को छू रही हो, पर उसी ठंड में कुछ आकर्षण भी था। जुनचे ने उससे एक बार कहा, लोग सत्ता से डरते हैं, लेकिन मैं सत्ता को अपने पैरों में झुकाना चाहता हूँ। इंगिंग मुस्कुराए, और अगर सत्ता तुम्हें निगल ले। वह चुप रहा, पर उसकी आंखों में एक वादा था, शायद खतरे का, शायद प्रेम का। कुछ महीनों में हालात बदले। इंगिंग के पिता पर देशद्रोह का झूठा आरोप लगा। राजदरबार में गाओ तियन ने सबूत गढ़े, गवाह खरीदे और सम्राट को यकीन दिला दिया कि लू परिवार ने विद्रोहियों की मदद की है। रातों रात सैनिकों ने हवेली घेर ली। इंगिंग की मां को कैद कर लिया गया, पिता को सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई और इंगिंग को बंदी बनाकर महल में लाया गया, जहां उसकी नई पहचान तय की गई, सम्राट जुनचे की उपपत्नी। उसकी आंखों में नफरत थी, पर किस्मत के आगे मजबूर थी। जुनचे, जो कभी उसे प्रशंसा से देखता था, अब उसे अपने कब्जे में रखने वाला था। इंगिंग ने अपने कमरे की खिड़की से टावर ऑफ विस्पर्स की ओर देखा और सोचा, क्या कोई मेरी पुकार सुनता है। वक्त बीता, जुनचे का शासन कठोर होता गया। उसकी महत्वाकांक्षा उसे निर्दयी बना चुकी थी, और एक दिन जब महल में विद्रोह की अफवाह फैली तो गाओ तियन ने फिर साजिश रची। इंगिंग ही गद्दारी की जड़ है। जुनचे ने गुस्से में बिना कुछ पूछे इंगिंग को मौत की सजा दे दी। फांसी के मंच पर उसने उसकी ओर देखा और कहा, अगर जीवन फिर मिला तो मैं तुम्हें पहचानने की गलती नहीं करूंगा। वह मुस्कुराए, अगर जीवन फिर मिला तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। और तलवार गिरी, सब कुछ अंधकार में बदल गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कहते हैं टावर ऑफ विस्पर्स में आत्माओं की गूंज रहती है। उसी मीनार से एक दिन हवा चली और इंगिंग ने फिर से आंखें खोली, पर इस बार वह अपने पुराने जीवन से बहुत पहले की स्थिति में थी। उसके सामने वही हवेली, वही परिवार, वही पिता जीवित थे, और वह खुद जवान थी, अतीत से लौट आई थी। इंगिंग समझ नहीं पाई ये सपना है या चमत्कार। फिर धीरे धीरे उसे याद आया, मैं मर चुकी थी, लेकिन अब मैं वापस आई हूँ। इस बार उसने तय किया, अब कोई उसे या उसके परिवार को मिटा नहीं पाएगा। उसने अपने पिता के कार्यालय में जाना शुरू किया, राजदरबार की चालों को समझना शुरू किया। महल में खबर थी कि युवराज जुनचे को उत्तरी सीमा से लाया जाएगा, जहां वह एक युद्ध में घायल हुआ था। इंगिंग ने ये नाम सुनते ही दिल में ठंडक महसूस की, वही व्यक्ति जिसने मुझे मारा। लेकिन अब कहानी पलटेगी। कई दिन बीते और इंगिंग बाजार से लौट रही थी जब उसने देखा कि कुछ सैनिक एक कैदी को घसीट रहे हैं, बंधा हुआ, कमजोर, पर आंखों में वही गर्व, वही चेहरा, वही जुनचे। इस जंग में वह अब भी युवराज नहीं बना था, एक दास के रूप में बेचा जा रहा था। लू इंगिंग के मन में एक विचार चमका, जिसने मुझे बंधन दिया था, अब मैं उसे अपना दास बनाऊंगी। वह आगे बढ़ी, बाजार में बोली, इस दास को मैं खरीदती हूँ। लोगों ने देखा, एक उच्च कुल की युवती एक घायल कैदी को खरीद रही है। उसने उसे अपने घर लाकर आदेश दिया, अब तुम मेरे अधीन रहोगे। जुनचे ने उसकी ओर देखा, तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ। वह ठंडी मुस्कान से बोली, अब तुम वही हो जो मैं चाहूँ। यहीं से शुरू हुआ वह खेल, प्रतिशोध का, नियति का और प्रेम का। जुनचे अपने भीतर की पहचान छुपा रहा था। वह जानता था कि अगर उसकी असलियत खुली तो मौत तय है।
पर इंगिंग के व्यवहार में कुछ ऐसा था जो उसे विचलित करता। वह वही स्त्री थी जिसे उसने भविष्य में खोया था, पर अब वह अलग थी, साहसी, रणनीतिक और रहस्यमयी। दिन बीतते गए। इंगिंग ने जुनचे से अपने पिता की सुरक्षा के लिए गुप्त मिशन करवाए। दोनों के बीच बहसें, टकराव और अनकहे एहसास बढ़ते गए। जुनचे ने एक रात उससे पूछा, तुम मुझे क्यों नहीं डरती? वह बोली, क्योंकि मैं जानती हूँ, तुमसे बड़ा राक्षस मैंने पहले देखा है। वह जवाब सुनकर कुछ क्षण उसे देखता रहा, जैसे वह उसकी आत्मा पहचान गया हो। इसी बीच कहानी में प्रवेश होता है संगली का, एक रहस्यमयी संत जिसे लोग आत्मज्ञानी कहते थे। वह लोगों की नियति बदलने के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन वह खुद अपनी भावनाओं के जाल में फंसने वाली थी। संगली ने कमांडर यान हुई से मुलाकात की, एक कठोर, अनुशासित योद्धा। शुरू में वह उसके लिए केवल एक प्रयोग था, लेकिन धीरे धीरे उसकी चुप्पी और समर्पण ने उसके दिल को छू लिया। उसकी कहानी इंगिंग और जुनचे की कहानी के समानांतर चलती है, दोनों प्रेम और नियति के बीच जूझते हुए। वक्त गुजरता गया, इंगिंग ने अपने पिता की हत्या की साजिश का सुराग पाया। वही मंत्री गाओ तियन, वही योजना, वही तारीख, सब कुछ वैसा ही था जैसा पिछले जीवन में हुआ था। इस बार उसने खेल उल्टा करने की ठानी। एक रात जब महल में दावत थी, इंगिंग ने जुनचे को साथ लेकर गुप्त दस्तावेज चुराने का निर्णय लिया। चांदनी में दोनों टावर ऑफ विस्पर्स की छत पर पहुंचे। हवा तेज थी, नीचे शाही पहरेदार। जुनचे ने पूछा, अगर पकड़े गए तो? वह बोली, पिछले जन्म में मौत देख चुकी हूँ, अब डर कैसा? उनकी आंखें मिली और कुछ पल के लिए समय थम गया। वही पुरानी गहराई, वही अनकहा रिश्ता। पर इंगिंग ने मन ही मन कहा, नहीं, मैं उसे प्यार नहीं करूंगी, मैं उसे हराऊंगी। लेकिन किस्मत का खेल यही था, जहां नफरत और मोह एक ही धागे में बंधे थे। और इसी मोड़ पर शुरू होती है द टावर ऑफ विस्पर्स की असली गूंज, जहां हर दीवार एक रहस्य फुसफुसाती है, हर आत्मा पुनर्जन्म की कहानी सुनाती है, और हर प्रेम अपने प्रतिशोध में उलझा रहता है। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रामा लैंड। रात की हवा में टावर ऑफ विस्पर्स की घंटियां धीरे धीरे बज रही थीं, जैसे हर झोंके के साथ कोई अदृश्य आत्मा बोल रही हो। लू इंगिंग उस मीनार की छत पर खड़ी थी, जहां उसने अपने पिछले जन्म में अंतिम सांस ली थी। इस बार उसका दिल ठंडा नहीं था, बल्कि आग से भरा था, प्रतिशोध की आग। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस इंसान को वह अपने बदले का हथियार बना रही थी, वही एक दिन उसका भाग्य बन जाएगा। वह आदमी था जुनचे। अब भी वही तेज निगाहें, वही रहस्यमय मुस्कान, पर इस जन्म में उसकी स्थिति उल्टी थी, एक दास जो उसकी सेवा में बंधा था। वह उसे आदेश देती और वह बिना बोले मान जाता। लेकिन इंगिंग को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि जुनचे वैसा नहीं है जैसा दिखता है। उसके पास ज्ञान था, रणनीति थी, और सबसे बड़ी बात धैर्य था। कोई साधारण दास इतना शांत नहीं रह सकता था। एक दिन इंगिंग ने उसे सवाल किया, तुम असल में कौन हो, जुनचे? वह हल्के से मुस्कुराया, जिसे तुम देखना चाहो वही हूँ। उसके इस जवाब ने इंगिंग के दिल में हलचल पैदा की। वह जानती थी यह आदमी खतरनाक है, लेकिन फिर भी उसके आसपास एक अजीब सी शांति महसूस होती थी। इस बीच महल में साजिशें और बढ़ने लगीं। गाओ तियन ने लू परिवार को फिर से निशाने पर लिया। इंगिंग के पिता मंत्री लू झेंग पर दोबारा देशद्रोह का आरोप लगने वाला था। इंगिंग समझ गई कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है, पर इस बार वह हारने नहीं वाली थी। वह हर रात जुनचे के साथ बैठकर योजनाएं बनाती, अगर गाओ तियन को हराना है तो उसके ही हथियार का इस्तेमाल करना होगा। जुनचे बोला, धोखा? वह बोली, हाँ, वही जो उसने हमें दिया था। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। इंगिंग उसके भरोसे पर निर्भर होने लगी और जुनचे उसकी सुरक्षा का कारण। पर जुनचे के भीतर भी एक रहस्य था, वह किसी साधारण व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं था, बल्कि वह खुद वही भविष्य का सम्राट जुनचे था, जिसे किस्मत ने दोबारा जन्म दिया था ताकि वह अपनी गलतियों को सुधार सके। पर वह ये बात किसी को बताना नहीं चाहता था, खासकर इंगिंग को नहीं। एक रात जब महल के अंदर विद्रोह की खबर आई, जुनचे ने इंगिंग को छिपाने की कोशिश की। वह बोली, तुम्हें क्यों परवाह है मेरी? तुम तो बस मेरे दास हो। वह शांत स्वर में बोला, कभी कभी दास अपने मालिक से ज्यादा निष्ठावान होता है। इंगिंग ने उसकी आंखों में देखा, वहां कोई झूठ नहीं था। और उसी पल उसने पहली बार अपने दिल में उस इंसान के लिए कुछ महसूस किया जिसे वह नफरत करने के लिए लौटी थी। दूसरी ओर कहानी में संत संगली और कमांडर यान हुई की कहानी भी गहराती जा रही थी। संगली का काम था आत्माओं के माध्यम से भविष्य देखना, लेकिन उसका दिल खुद उसके नियंत्रण से बाहर जा रहा था। यान हुई, जो महल का सबसे अनुशासित कमांडर था, उसकी हर नज़र में संगली को एक शांति दिखती थी।
वह सोचती थी, मैं लोगों की किस्मत देख सकती हूँ, पर अपनी नहीं। धीरे धीरे उसका आध्यात्मिक संतुलन टूटने लगा और उसने महसूस किया कि वह यान हुई के प्रति आकर्षित हो रही है। एक शाम संगली ने यान हुई से कहा, अगर मैं तुम्हें एक श्राप दूं, जिससे तुम मुझसे हमेशा बंध जाओ, तो क्या तुम स्वीकार करोगे? यान हुई ने बिना झिझक कहा, अगर उस श्राप का मतलब तुम्हारा साथ है, तो मैं उसे वरदान मानूंगा। वह मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह जानती थी देवताओं ने प्रेम को उसकी नियति में नहीं लिखा। महल में तनाव बढ़ता गया। गाओ तियन ने इंगिंग के पिता को गिरफ्तार कर लिया। इंगिंग टूट गई, लेकिन जुनचे ने कहा, अगर तुम सच में अपने पिता को बचाना चाहती हो तो मुझ पर भरोसा करो। वह बोली, भरोसा? मैंने पिछले जन्म में भरोसा किया था और सब कुछ खो दिया। वह बोला, तो इस जन्म में मुझे मौका दो ये साबित करने का कि मैं वही आदमी नहीं हूँ। वह चुप रही, लेकिन उसके शब्दों ने दिल के दरवाजे खोल दिए। जुनचे ने एक योजना बनाई, एक नकली दस्तावेज तैयार करना जो गाओ तियन को फंसा सके। इंगिंग और जुनचे ने महल के अंदर जासूस भेजे, जो रात के अंधेरे में गाओ तियन के कार्यालय में चोरी से घुस गए। उसी दौरान टावर ऑफ विस्पर्स के ऊपर से अचानक घंटियां बजने लगी, बिना किसी हवा के। महल के बुजुर्ग कहते थे, जब वह घंटी बिना कारण बजे, समझ लो कि इतिहास अपनी दिशा बदलने वाला है। उसी रात संगली ने एक भविष्यवाणी की, दो आत्माएं जो कभी एक दूसरे का विनाश थीं, अब एक दूसरे की मुक्ति बनेंगी। उसे पता नहीं था कि यह भविष्यवाणी लू इंगिंग और जुनचे के बारे में है। अगली सुबह जुनचे ने गाओ तियन के खिलाफ सबूत सम्राट के दरबार में पेश किए। पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। लेकिन ठीक उसी वक्त, जब सब कुछ इंगिंग के पक्ष में जा रहा था, अचानक एक और राज सामने आया। जुनचे की असली पहचान। किसी ने इंगिंग को धोखा दिया था। एक गुप्त पत्र दरबार में पहुंचा जिसमें लिखा था, ये वही व्यक्ति है जो एक दिन सम्राट बनेगा और लू परिवार को नष्ट करेगा। सम्राट ने क्रोध में आदेश दिया, इस आदमी को तुरंत कैद करो। इंगिंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने उसकी ओर देखा तो ये सब सच था, तुम वही हो। जुनचे ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन मैं वही आदमी नहीं जो तुम्हें मारता। वह चीखी, लेकिन मैं वही स्त्री हूँ जिसे तुमने मारा था। उस पल महल की हवा जम गई। पहरेदारों ने जुनचे को कैद कर लिया और इंगिंग अकेली रह गई, फिर से उसी मोड़ पर जहां किस्मत ने उसे छोड़ा था। वह वापस गई टावर ऑफ विस्पर्स की छत पर, जहां चांदनी में उसकी परछाई कांप रही थी। उसने आसमान की ओर देखा, क्या नियति इतनी निर्दयी होती है कि हर जन्म में हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करती है। नीचे शहर में हलचल थी, ऊपर मीनार में सन्नाटा, और उसी सन्नाटे में उसने एक आवाज सुनी, जुनचे की, अगर यह अंत है तो मुझे दुश्मन नहीं, एक स्मृति की तरह याद रखना। इंगिंग के गालों पर आंसू गिर पड़े। उसने पहली बार महसूस किया कि बदले से बड़ी चीज प्रेम होता है, और प्रेम से भी बड़ी क्षमा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि नियति ने उनके लिए एक और अध्याय रखा था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब. Also hit the hype button in comment section. Thanks for watching. Bye bye.